तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 इतिहास का पहला चैप्टर। ठीक है, देखते हैं आगे। पहला लेसन, यह सब पहले फ़ोटो दिया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड वाला है, या गांधी जी है, सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, सभी फ़ोटो दिया है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहला लेसन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप मानचित्र देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, देख लिया। आगे देखते हैं। इसी से 2 पेज है। ठीक है, पहला और दूसरा पेज इसी से लिखा है, रिलेटेड है। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। चित्र 1 है। फ्रेडरिक सारायू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्य और स्वप्न राज्यों के बीच संधि। यह चित्र 1848 ईस्वी की। ठीक है, यह फ्रेडरिक सारायू जो एक फ्रांसीसी कलाकार थे, उन्होंने 1848 में यह चित्र बनाया था, जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ हो गया। ठीक है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ठीक है, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, पहला जो चित्र है वह यह है। ठीक है, यह जो लाइन लगी है, ये झंडे लिए। ठीक है, जितने भी झंडे लेकर जा रहे हैं, ये सब पहला चित्र है। ठीक है, और दूसरा चित्र आपको यह दिख रहा है, यह। ठीक है, और तीसरा ऊपर। ठीक है, चौथा यह। समझ में आ गया? 4 चित्रों की श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ें। इतना आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको फिर से। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, जो आपको अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। आप कहें तो उसको भी मैं आपको पढ़ के सब बता दूंगा, लेकिन वह इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हर साल परीक्षा में पूछी जाती है, वह सभी चीज़ मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ, जो कि आपका 100% कंटेंट क्लियर है। ठीक है, 100% कंटेंट का मैं आपको वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिकन लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग स्त्री पुरुष लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। प्रतिमा के सामने, जो प्रतिमा के जो सामने मैं आपको दिखाया, वह निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह इतना, रुकिए मैं आपको चेंज कर के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह है आपका दूसरा चित्र, जो एक निरंकुश राजाओं का अवशेष है। मतलब राजा महाराजाओं जो निरंकुश हैं, जिस पर किसी का कोई हक नहीं है। वह कुछ भी करे, किसी को मारे, किसी को फांसी चढ़ाए, कुछ भी करे, उस पर किसी का कोई रोकने का अधिकार नहीं है। उनका जो अवशेष है, मुकुट है, महल है, जितने भी हैं, सब टूट फूट के फेंके गए हैं और गणराज्य की स्वतंत्रता के प्रतिमा के सामने जा रहे हैं। ठीक है, निरंकुश का मतलब क्या होता है, यह भी देख लेते हैं। यह भी पूछा जा सकता है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। मतलब कि आपको समझ में, आपको देखिए, आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि एक ऐसी राज व्यवस्था होती, एक शासन होती, एक राजा होता था। ठीक है, जिस पर किसी का कोई हक नहीं होता, रोक नहीं सकते इसे। इसकी सेना पर बल था, केंद्रीकृत होता था, मतलब उसी की सत्ता पर हक होती, इसे सब वही करता था। और उसकी फिर वह राजा बनता था, फिर उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र। मतलब कि यह एक पैतृक राजगद्दी था, जिस पर केवल एक ही घर के राजा बनते थे और दमनकारी सरकारें होती थी। ओके, आगे देखते हैं।
मतलब ये किसी को कुछ भी कर सकती थी, इसी को दमनकारी सरकारें कहा गया है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जो तब तक के स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं। ठीक है, यह आपको दिखाई दे रहा होगा यह, ठीक है। और यह तो है फ्रांस, जो अभी अभी प्रतिमा के सामने पहुंचा है, और आगे एक निकल गया है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जो बहुत पहले आज़ाद हो चुके थे, लेकिन फ्रांस बाद में, तो अभी अभी प्रतिमा के सामने, स्वतंत्रता के सामने पहुंचा हुआ है। ठीक है, फ्रांस प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग खड़े हैं जो काला लाल सुनहरा झंडा थामे हैं। ये भी पूछ सकता है काला लाल और सुनहरा झंडा किस देश का है, तो जर्मनी का है। ठीक है, आगे देखते हैं। जर्मनी लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, जो 2 सिसलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए। आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपने देखा ना, यह ईसा मसीह हैं, उनके संत हैं, फरिश्ते हैं, सभी ऊपर से आपकी यहाँ नज़र जमाए हुए हैं। ठीक है, यह सब देख रहे हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कलाकार ने, जानते हैं आपको किस लिए किया है? तो कलाकार ने इसका प्रयोग, यह जो ईसा मसीह हैं और यह संत फरिश्ते हैं, इसका प्रयोग भाईचारे के रूप में किया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक, इस पर नज़रें, चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के भाईचारे के रूप में किया है। ठीक है, और भी कुछ छूट नहीं न रहा है। यह जनमत संग्रह है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, किसी बात को मानने या न मानने के लिए। अब यहाँ से आपका शुरू होता है पहला लेसन का पहला टॉपिक, जो मेन है, जिसमें जहाँ से लेसन आपका शुरू हुआ है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रीय का विचार, यही आपका सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रीय का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है कि फ्रांस की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से हुई है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक हुए बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति की घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नीति तय करेंगे। मतलब लोगों ने जो राजतंत्र था उसको हटा दिया, अब और क्रांति के कारी लोगों थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी, यानी कहा कि अब जो राजतंत्र है वह राजतंत्र नहीं रहेगा, यानी राजा के पास अब राजा राज नहीं करेगा, राष्ट्र के लोगों के पास उसकी राज चलाने की नीति तय हो जाएगी। मतलब कि राजतंत्र नहीं होगा, लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा, लोग ही उस राष्ट्र का निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी। ठीक है, जो क्रांतिकारी थे, फ्रांस के जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने ऐसे कदम उठाए कि जितने भी लोग हैं वहाँ के, फ्रांस के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों में एक सामूहिक भावना उत्पन्न हो सके, एक साझा पहचान हो, कि सब एक कॉमन चीज़ हो, सभी लोगों में एक कॉमन भावना होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पैतृक यानी पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। ठीक है, सभी को हटाकर, जितने भी पितृभूमि नागरिक, सभी जितने भी राजशाही सरकार थे, उसको हटाकर एक नया फ्रांस का एक झंडा चुन लिया गया। ठीक है दोस्तों, ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के 2 समूह द्वारा किया जाने लगा।
ठीक है। तो इसका नाम स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम भी बदल दिया गया। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय असेंबली कह दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। ठीक है, शहीदों की याद किया गया, शपथें ली गई, शपथ लोगों ने ली और नई नई चीज़ें लिखना शुरू कर दी। यह सब राष्ट्र के नाम पर हो रहा था। ठीक है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून, एक सबके लिए एक समान कानून बना दिया गया। ठीक है, यह एक अच्छा काम हुआ। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार नापने की एक समान व्यवस्था भी लागू। पहले जो था वह भार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से नापा जाता था, कहीं पर कम था तो कहीं पर ज़्यादा रहता था। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग आगे हम पढ़ेंगे कहाँ पर कितना था। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। इम्पोर्टेंट यह है, यहाँ पर नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक कामों की शुरुआत की। वो काम क्या थे वो भी देख लेंगे अभी हम। ठीक है, यह जितने भी है रूसी साम्राज्य है। ठीक है, और इधर अंटार्कटिक सागर है, साथ में यह ऑटोमन साम्राज्य, जितने भी ये थे ये सब ऑटोमन साम्राज्य था, बहुत बड़ा था। ठीक है, आगे है जो नेपोलियन का युग था उसमें देख लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या था 1804 में, थोड़ा सा और आपको दिखाई देने के लिए बड़ा कर देता हूँ। ओके, ठीक है, 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने ऐसे जन्म पर जो जन्म होता था नए बच्चों का, ठीक है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के समान अधिकार को सुरक्षित बनाया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित भी बनाया था। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, BBI क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यह हर बार परीक्षा में ज़रूर पूछता है। नेपोलियन क्या किया था, नेपोलियन ने क्या बदलाव किया था, सब, नेपोलियन कौन था, ठीक है, सब पूछता है। तो 1804 में नेपोलियन संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता, ठीक है, नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन के संहिता के नाम से जाना जाता है। तो जन्म, इसमें क्या लिखा है, तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। ठीक है, और दूसरा बात क्या थी, उसने कानून के समक्ष, जितने भी कानून से संविधान के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। और एक बात और जान लीजिए दोस्तों, कि जो नेपोलियन था उसने जो संवैधानिक व्यवस्था उसको ख़त्म किया और राजतांत्रिक व्यवस्था फिर से लागू कर दिया 1804 में आया तो। ठीक है, नहीं तो पहले संविधान चला, सारी डिटेल आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इसमें आगे देखी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे ज़्यादा हमको ज्ञानी नहीं बनना है, केवल आपको टॉपर बनना है। सिलेबस आपको जान के पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो समय बहुत कम है और चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन आगे की क्लास में आपको पढ़ने के थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डच गणतंत्र स्विट्ज़रलैंड यानी स्विट्ज़रलैंड जो था, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी के नेपोलियन में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सीमांती व्यवस्था को खत्म किया, जो किसानों का जो भूदावश्य था उसको भी खत्म किया। आगे देखिए, किसानों के भूदावश्य और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया, किसानों और कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी को चखी। जो नेपोलियन था वो आया था तो डच गणतंत्र और स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी जितने भी थे प्रशासनिक, जितने को अपना वो राजा बना था, उसमें यह काम किया था कि सीमांती व्यवस्था को भी ख़त्म किया, किसानों को जो भूदावश्य शुल्क पहले ज़्यादा लगता था उसको भी हटा दिया, और जो जागीरदारी शुल्क थे उसको भी हटा दिया, जितने भी 3 शुल्क थे इसको ख़त्म कर दिया। और साथ में जो शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों का नियंत्रण था, जो मालिक थे उस कारीगरों पर नियंत्रण रखते थे, उसको भी हटा दिया। ठीक है, यातायात और संचार व्यवस्था को भी सुधारा, जो नई नई रेलवे लाइन बिछवाई, बहुत काम किए उन्होंने, यातायात को भी अच्छा बनाया। ठीक है, ये सभी आज़ादी जितनी भी मिली थी उन लोगों को, वहाँ के नागरिकों को, सभी लोगों ने चखी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यह है एक
तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। यह है नेपोलियन, ठीक है, यह नेपोलियन है, हारने के बाद जा रहा है, ठीक है, यह, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा आपका पॉइंट शुरू होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक आपको दिया है, दूसरा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ठीक है दोस्तों। तो आपको दूसरा टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो आपको ये जितने भी थे आज का लेसन मैं आपको 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर दूँगा, 1 घंटे, ओनली 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे में ख़त्म कर दूँगा। पढ़ते हैं दूसरा लेसन, दूसरा टॉपिक, ठीक है, दूसरा टॉपिक, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसमें भी यहाँ से शुरू होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो इम्पोर्टेंट डेट्स है सबको मैं यहाँ पर लिखा है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत भी यह तभी हुई थी। 1797 ने नेपोलियन ने इटली पर हमला कर दिया, ठीक है। 1814 1815 नेपोलियन का पतन हो गया, हट गया, मर गया, ठीक है। और वियना में संधि भी की जी, उन्होंने नेपोलियन को हराया था। जो नेपोलियन को हराया था रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और जितने भी थे उन्होंने। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1848 फ्रांस की नई क्रांति शुरू हो गई थी, ठीक है, जो आगे आपको अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो नया राजा था उसको वियना संधि में लगा दिए, नेपोलियन को हटा दिया, नेपोलियन की जितनी भी लागू की उसको सबको हटा दिया। तो फिर से लोगों ने क्रांति करना शुरू कर दिया। 1830 के आसपास में क्रांति करना शुरू कर दिया और 1848 में आज़ादी मिल गई, ठीक है। 1859 से 70 इटली का एकीकरण हुआ, या तो आपको पढ़ने को अच्छे से मिलेगा। और जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871। 1905 हैंसबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्वाल और राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, यानी विश्व युद्ध की पहली शुरुआत यहीं से हुई 1919 में, ठीक है, 1914 में, 1905 में यह हुआ, 1914 में विश्व युद्ध होना शुरू हो गया। सभी लोग आपस में घेरा करके लड़ने लगे। आपको सब पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, ओके। देखिए, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। जो फ्रांस में कुलीन वर्ग था और नया मध्य वर्ग यानी कब अस्तित्व में आए, इसे भी देख लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक यानी सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, यानी सबसे बड़ा जाति था। यह यूरोप का जितने भी यूरोपीय देश थे उन सभी में कुलीन वर्ग सबसे बड़ा जाति था, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। ग्रामीण यानी गाँव में वह जायदाद था, उनका खेत बाड़ी सब खरीद कर रख लेते थे और उसमें किसानों को लगा देते थे, काम करते थे। और वो शहर जितने भी शहरों में था, शहरों में जाके नई नई हवेलियाँ बनवा कर रहते थे, ठीक है। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, और वो भाषा थी फ्रेंच भाषा केवल बोलते थे, ठीक है, वह फ्रेंच भाषा बोलते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा, ठीक है, बहुत कम था, ठीक है, ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण यह भी कभी कभी पूछ देता है। इसके फलस्वरूप इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग से बने थे। इनमें लगभग सभी जितने भी थे, इसमें शिक्षक, टीचर, जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पे थे, वही थे मध्यम वर्ग, ठीक है, वो मध्यम वर्ग थे, मध्यम वर्ग, ठीक है। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद शिक्षित उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार सबसे ज़्यादा इन्होंने ही लड़ाई की शुरुआत की, क्रांति करना शुरू की थी, जो मध्य वर्ग था, ठीक है। आगे देखते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, ठीक है, यह देखेंगे अगला, यानी दूसरा टॉपिक में क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, ठीक है, देख लेते हैं आगे। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई दे।
तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शेयर करना ना भूलें। दूसरा टॉपिक क्या है? उदारवादी राष्ट्रवादी के क्या मायने थे? उदारवाद यानी लिबरलाइज्म शब्द लातिन जो भाषा है उसके मूल शब्द यानी लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। जो आज़ाद है उसी का अर्थ है लिबरलाइजेशन, ठीक है। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवादी का मतलब क्या था? नए मध्य वर्ग जो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था, उनका मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ठीक है। यह था, यह ज़रूर पूछता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ओके, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, जो सहमति सबके बराबरी से बनी हो, सबको अच्छा से व्यवहार करे, उसी को कहते हैं आज़ादी, ठीक है। इसी में मध्यम वर्गों के लिए थी, राजनीतिक रूप से सबको सहमति से बनी हो, इसी को कहते हैं उदारवाद, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, यह भी था, इसी में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र में जो था वो उदारवाद का मतलब जानते क्या था? बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन यानी आने जाने पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने। जो सामान आता है राज्य में और जाता है उस पर राज्य कोई नियंत्रण न लगाए, उसको खत्म कर दे, ठीक है। और क्या था? नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों यानी जो नेपोलियन था उसके कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और अपनी नापतोल थी। ये आपको आगे और अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेंज जो शहर था उसमें खरीदने पर 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में खरीदने पर 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में खरीदने पर 33.5 सेंटीमीटर। यही था जो घटता बढ़ता था राज्यों में, तो इसी को हटाना भी ज़रूरी था, सबको एक समान बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। जो नए सामाजिक वाणिज्यिक वर्ग हुआ था वो एक ऐसी सरकार पर व्यवस्था पर यानी अपना जोर दे रहा था जो किसी को कोई रोकथाम और यानी बाधा न हो, लोगों पूंजी का अलग अलग मापतोल न हो, एक ही हो, सबके लिए बराबर हो, ठीक है। 1834 में प्रासा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन, ठीक है, जालवेराइन है, स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को दो कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। जो 30 से ज़्यादा मुद्राएं चलती उसको सिर्फ 2 कर दी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया। रेलवे बिछाए गए, रेलवे की पटरियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। 1815 के बाद एक नया राष्ट्रीयवाद, ठीक है, नई रूढ़िवाद थी उसके बाद 1815 के बाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नया टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक का। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, ओके, देखते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ओके, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। 1815 था जब नेपोलियन का पतन हुआ, उस समय की बात है, ठीक है। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था।
इनके प्रतिनिधि जो वो प्रतिनिधि थे यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना मिले। इस सम्मेलन यानी कांग्रेस को मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख थे इनके प्रतिनिधि। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना शांति संधि, वियना जो संधि थी उसको ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे जितने भी उद्देश्य थे उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे, यानी जो नेपोलियन ने किया था उन सभी को हटा देना था। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस ने उन सभी इलाकों को खो दिया जिसको नेपोलियन ने जीता था, उसको भी खो दिया। और जो बुर्बो वंश था यानी पहले राजा था राजशाही, उसी व्यवस्था को फिर से वापस लगा दिया गया इस शांति वियना संधि में। ठीक है, वियना संधि है इसी में। ठीक है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। लेकिन एक बात और इसमें अपवाद भी है। ठीक है, वह क्या था, मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया था। सिर्फ एक चीज़ बस नहीं किया गया था, वो 39 राज्यों को मिलाकर एक किया गया था, जो उसी को बरकरार रखा गया, नहीं तो सबको हटा दिया गया। अब देखते हैं 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। जो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था यानी ट्रीटी ऑफ वियना यानी वियना संधि में जितनी भी व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी वह निरंकुश थी, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं था। वे आलोचना और सहमति यानी आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम भी बनाए। ठीक है, देखिए सबको मुंह बंद करने को कहा गया है। ठीक है, जितने भी थे कुछ नहीं बोल सकते थे, राजशाही व्यवस्था या राजा के सामने। ठीक है, यह सब चुपचाप रहेंगे। ठीक है, कोई किसी को बोल नहीं सकता। ठीक है, NCIT ने दिया है। ओके, सभी जितने भी क्रांतिकारी सबका मुंह बंद करा दिया गया। अब क्रांतिकारी को भी पढ़ लेते हैं, क्रांतिकारी कौन है। ठीक है, क्रांतिकारी। ठीक है, 1815 के बाद जो 1815 था उसमें राजशाही व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया। बुर्बो वंश फिर आ गया और नेपोलियन का पतन हो गया था उस समय तक। ठीक है, 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय से वर्षों था एक जगह, वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया यानी भागने को मजबूर कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण करने के लिए देने लगे और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन भी उभर आए जो अब सरकार को बिना बताए लोगों को क्रांति करने के लिए प्रेरित करने लगे, क्रांति के विचार उठाने लगे और लोगों को शिक्षा देने लगे और उनको ट्रेनिंग भी देने लगे। उस समय 1815 के बाद लोगों ने दमन के भय से। ठीक है, उस समय क्रांतिकारियों होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने में से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। उस समय जो क्रांतिकारी होते थे वह वियना संधि को विरोध करते थे, इसका मतलब उस समय निकलता था। ठीक है, इसीलिए सभी को भागना पड़ा। उसमें से एक और क्रांतिकारी था जिसका नाम था जूसेप्पे मोर्ची। इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। इटली का क्रांतिकारी था यह। इटली का क्रांतिकारी जूसेप्पे मैट्सिनी, उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। जो जिनेवा था उसमें हुआ था 1807 ईस्वी में। ठीक है, और वह कार्बोनारी गुप्त संगठन था उसका एक सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत, जो लिगुरिया था उसमें इसने क्रांति कर दिया। इसके बाद से 24 वर्ष की अवस्था में इसको राज्य से निकाल कर दिया गया और बहिष्कृत कर दिया गया। 10 वर्ष उसने इसके बाद से उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना कर दी। पहला था मार्से में यंग इटली। ठीक है, जो मार्से एक जगह है वहाँ पर यंग इटली था, यह इटली में है मार्से। ठीक है, दूसरा बर्ने में था यंग यूरोप। जो यंग यूरोप था ये यूरोप में था, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे, सिर्फ युवा थे। ठीक है, मैट्सिनी का विचार था यानी उसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर एक राष्ट्र के व्यापक गठबंधनों के अंदर एकीकृत
गणतंत्र बनना ही था। ओके, आगे देखते हैं। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके मैत्सिनी ने रूढ़िवादी को हरा दिया। रूढ़िवादी थी यानी पहले की जो सरकारें थी उसको हरा दिया। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मैत्सिनी को, जोसेफ मैत्सिनी था, उसको मेटरनिख ने, जो वहाँ का चांसलर था वियना संधि का, उसको हमारी सामाजिक व्यवस्था और का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। और मैत्सिनी ने ही एक और बात कही थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी सारी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जूसेप मैत्सिनी और बर्ने में 1833 में यंग इटली की यानी यंग यूरोप की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, हस्ताक्षर कर रहे हैं। यूएस जितने भी युवा हैं सब इनके सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ से। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक जो क्रांति था उसका युग था। क्रांतियों का युग कहते हैं इसे। ठीक है, इसे अब देखते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखे जाने लगा। ठीक है, इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। इन क्रांतियों, जितने भी क्रांति उसका नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। यह आपको समझ में आ गया। जिनमें ये उदारवादी और राष्ट्रवादी में कौन थे, यह भी आपको पूछा जा सकता है। जो शिक्षित मध्यवर्ग विशिष्ट लोग थे, जो इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में मध्यवर्गों के लिए शामिल लोग थे। ठीक है, प्रथम विद्रोह, पहला विद्रोह था वह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। इसे जुलाई की क्रांति कहते हैं, फ्रांस में क्रांति। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा था पहले का, लुई 16वें का, जो ठीक है ग्रुप का था, यानी उसके परिवार का था, वही था। लुई 16वें था, उसके नाते पोता होंगे कोई, वही था बुर्बो राजा। ठीक है, बुर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। 1815 में यानी ट्रीटी ऑफ वियना बनी थी, वियना संधि, उसमें फिर से इसको लिया दिया गया था बुर्बो राजा को। ठीक है, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था, उसको बना दिया गया। फिर से राजा संवैधानिक, आधा संविधान बनता था, आधा राजतंत्र करता था। दोनों को मिली-जुली सरकार थी, दोनों को मिलाकर एक सरकार बनाया गया था जिसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। इसका अध्यक्ष कौन था? तो लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। यह परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड में अलग होने लगा। यह सब एक फ्रांस में हुआ और सभी पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर जो यूरोप में जितने भी अभिजात वर्ग थे उनमें एक समान भावना पैदा कर दिया। यूनान में राष्ट्रवाद के लिए स्वतंत्र संग्राम होना शुरू हो गया। 15वीं सदी में जो यूनान था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बाद यूनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। 1821 में आरंभ हो गया और निर्वासन में रह रहे यूनानियों ने पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिल गया इनको। ठीक है, आगे देखते हैं।
कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन करना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के लिए संघर्ष के लिए जनमत संग्रह किया, यानी जनमत भी जुटाया। ठीक है, जो यहाँ के कवि थे और कलाकार थे, इन्होंने यूनान को एक यूरोपीय सभ्यता का पालन करना बताया, यानी पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के लिए संघर्ष करने के लिए जनमत भी जुटाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। और अंततः 1832, ठीक है, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। जो कुस्तुनतुनिया की संधि थे, उन्होंने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता भी दे दी। 1832 में एक संधि हुई जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया की संधि। इन्होंने यूनान को स्वतंत्रता प्रदान की। जो अंग्रेज कवि लॉर्ड ब्रायन ने धन इकट्ठा किया और बाद में यूनानियों से लड़ने के लिए 1824 में बुखार में, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रवाद का विकास केवल क्षेत्रीय युद्ध से नहीं हुआ और विस्तार से भी नहीं हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का विकास राष्ट्र के विचार के निर्माण, यानी जो राष्ट्र के विचार थे उनके निर्माण में संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीतों ने जो वहाँ पे कहानियाँ, किस्से, कला, काव्य, एक संस्कृति, एक साझा पहचान होती है। उन्होंने भी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, जो वहाँ के रूमानी कलाकार और कवि थे, उन्होंने आपस में सोच समझ कर तर्क वितर्क करके और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर भी दिया। ठीक है, इससे एक साझा संस्कृति का पहचान बना। ठीक है, इसका आधार बना दिया वहाँ के जितने भी कलाकार थे, कवि थे, इन सभी ने मिलकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं पोलैंड। जो वहाँ का पोलैंड था उसको भी देख लेते हैं। पोलैंड, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों, यानी जो ग्रेट पावर थी, उन्होंने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र में नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। जो वहाँ के संगीत थी, वहाँ की भावना थी, भाषा थी, उन्होंने वहाँ की पोलैंड की एक राष्ट्र व्यवस्था को कायम रखा था। सभी ने मिलकर एक ही भाषा बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो वहाँ की भाषा थी, इन्होंने भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। ठीक है, रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा की जगह जबरन लादा गया। ठीक है, जो वहाँ की पोलिश भाषा थी उसको हटा दिया गया और रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया, सबको बोलने के लिए बताया गया और कहा गया। ठीक है, इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए, यानी इसके जितने भी क्रांतिकारी सदस्य थे, इनके राष्ट्रवादी विरोध करने के लिए भाषा को एक हथियार बना लिया। चर्च में आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा को पोलिश भाषा का इस्तेमाल हुआ। सभी लोगों ने मिलकर पोलिश भाषा और ज़्यादा बोलने लगे। ठीक है, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक प्रतीक रूप में देखी जाने लगी। जो पोलिश भाषा थी, उन्होंने प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। ठीक है, जो पोलिश भाषा थी रूसी के लिए प्रतीक, यानी स्वतंत्रता की प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी थी उस समय। अब आपका नया टॉपिक फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, भूखमरी, भूख, ठीक है, एक सेकेंड, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। ठीक है, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, ये आपका नया टॉपिक है, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर दें। ओके, तो आधा तो आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आधा और बचा है, तो इसे भी जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। ओके।
यह यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कृषक विद्रोह 1848 में हुआ था। जितने भी कृषक थे यह इन्होंने सभी कृषकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ से शुरू होता है 1848, जो 1848 में था कृषक विद्रोह, वहाँ से देखिए 1848 एक ऐसा ही वर्ष था। 1848 एक ऐसा ही वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी थे, जो बेरोजगारी थी जिस समय, इस समय भी है, इस समय बहुत कम है थोड़ा सा, लेकिन उस समय भी बहुत ज़्यादा व्यापक बेरोजगारी से यूरोप में यानी पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए, ठीक है, रोकने के लिए अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर कर दिया गया। लुई फिलिप को भगा दिया गया, ठीक है, 1848 में। और वहाँ पे एक नई राजतंत्र की व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली ने एक ऐसे गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान की और काम करने के अधिकार की गारंटी दी, ठीक है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित की गए। जो रोजगार थे उसको भी स्थापित किया गया, कारखाने भी खोले गए, ठीक है, उस समय गणतंत्र होने के बाद। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं थे उनको वोट देने का, ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं मिला था, ठीक है, अभी भी नहीं मिली थी, ठीक है। तो वह कब मिलेगी वह भी देख लेंगे, अभी आगे टॉपिक में आएगा, ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, हो गया। आगे देखते हैं। आगे आपका टॉपिक है, जो नया टॉपिक है जिसका नाम है 1848 यानी उदारवादियों की क्रांति, ठीक है। उदारवादियों की क्रांति यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी यानी चल रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया, ठीक है, और उन्होंने बढ़ते जनसंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांग को आगे भी बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखिए 1848 में क्या हुआ। जो 1848 में था वहाँ पर जितने भी यूरोप के देश थे उन सभी देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी तीनों से किसानों को ज़्यादा परेशानी हुई। किसान ग्रस्त हो गए थे, मजदूरों ने भी विद्रोह करना तब शुरू कर दिया और किसानों ने भी, उनके समांतर पढ़े लिखे लोग थे, मध्य वर्ग थे, उन्होंने भी क्रांति करना शुरू कर दिया। 1848 की जितनी भी घटनाएँ थी राजा को इससे घबराकर गद्दी छोड़नी पड़ी थी और गणतंत्र की घोषणा की गई। इसके बाद से लोगों ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। राजा को गद्दी छोड़ के भागने के बाद वहाँ के लोगों ने कहा कि पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित है। जो पुरुष थे उनको मताधिकार मिल गया और जो यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र में नहीं आए थे, वहाँ के जितने भी स्त्री पुरुष लोग थे उन्होंने भी मांग करने लगे कि अब हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया।
18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। वहाँ पर जर्मन में देखिए एक क्या हुआ, जर्मन इलाके में एक बड़ी राजनीति यानी एक फ्रैंकफर्ट शहर था। वहाँ पर एक चर्च था जिसका नाम था सेंट पाल चर्च। वहाँ पर एक जर्मन असेंबली यानी जर्मन चुनाव हुआ। वहाँ असेंबली यानी सेंट पाल चर्च में सभी लोगों ने सरकार को बिना बताए, राजा को बिना बताए वहाँ पर एक चुनाव किया। ठीक है, वहाँ पर 1831 सदस्य भी निर्वाचित हो गए यानी चुने लिए गए। 18 मई 1848 को उन्होंने अपना स्थान भी ग्रहण किया और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। एक जर्मन अपने देश के लिए एक संविधान भी बना लिया। जब प्रतिनिधियों ने राजा प्रेसा के राजा, जो प्रेसा के उस समय राजा थे, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का हाथ यानी उनका साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जो दूसरे देश यानी यह जर्मनी के लोग थे जिन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली को फ्रैंकफर्ट शहर में स्थापित किया था और उन्होंने एक सेंट पाल चर्च में चुनाव कराया था और 1831 सदस्य थे। उन्होंने मिलकर जो प्रेसा के राजा थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को अपने देश के राजा बनाने के लिए उन्होंने पेशकश की यानी मांग की। उन्होंने कहा उनसे, लेकिन उन्होंने भी इसकी बात नहीं सुना और उन्होंने राजा की बात सुना और राजा वहाँ का नहीं बना। ठीक है, उसे अस्वीकार कर दिया। अंत में फिर क्या हुआ, जो वहाँ के राजा थे अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग करने पर मजबूर हो गया। असेंबली को ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया गया। अब एक सेकंड यहाँ पर देख लीजिए महिलाओं की क्या भूमिका थी राजनीतिक अधिकार पाने के लिए। महिलाओं ने क्या आंदोलन किया था, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें यह लिखा है, आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान, इसके बाद भी जो असेंबली का यह चुनाव था, यह देखिए यहाँ पर ये जितने भी सभी लोग असेंबली में बैठे हुए, ठीक है, इसके चुनाव के बाद भी महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया यानी मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, अगला आपका टॉपिक फिर से शुरू हो जाता है, जर्मनी और इटली का निर्माण यानी इसका एकीकरण है। ठीक है, यह भी देख लेते हैं, जर्मनी और इटली का एकीकरण। ये निर्माण का मतलब एकीकरण है। तो चौथा टॉपिक का पहला सब टॉपिक है जर्मनी। ये जर्मनी, ठीक है, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, क्या सेना राष्ट्र को बना सकती है जर्मनी में, तो इसे भी देख लेते हैं क्या हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, काफ़ी फैली हुई थी। राष्ट्रवादी जितनी भी भावनाएं थी देश के प्रति, राष्ट्रवाद वह जर्मनी के मध्य वर्ग के लोग थे उनमें ज़्यादा फैली हुई थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित सदस्य यानी निर्वाचित संसद द्वारा एक शासित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। जो राजशाही थी, राजा ने, और जो फौज थी, वहाँ की सेना थी, उन्होंने मिलकर इस संसद को दबा दिया और हटा दिया। ठीक है, और आगे देखिए, प्रेसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उन्होंने उनका प्रमुख मंत्री, ठीक है, उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, इसका जरूर पूछता है, ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रेसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रेसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रेसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे यह लिखा है कि जर्मनी का एकीकरण हुआ कैसे, जो जर्मनी था वो एकीकृत कैसे हो गया। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण जो था वहाँ की प्रेसा के राजा, ठीक है, प्रेसा के राजा जो था विलियम प्रथम, उसके मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने इसका नेतृत्व कर दिया। और वहाँ के जो डेनमार्क थे 7 वर्षों के बाद 7 वर्ष तक लग गए। ठीक है,
ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों से युद्धों में जीत हुई। ठीक है, जीत होने के बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, इसके बाद से 1871 में जनवरी 1871 इसमें पूरा हो गई थी। इसके बाद इनको राजा बना दिया गया जर्मनी का। प्रेसा के राजा प्रथम राजा विलियम प्रथम को इनको बना दिया गया। ठीक है, जर्मनी के राजा कौन फिर बन गए? तो प्रेसा के राजा प्रथम राजा विलियम प्रथम को बना दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण हुआ कैसे? इटली कैसे एकीकृत हुआ? ये देख लीजिए, राजा बने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये प्रेसा था, प्रेसा को मिलाकर सभी से युद्ध करके प्रेसा को मिलाया गया और फिर एक राष्ट्रीय राज्य बनाया गया। अब देखिए, जर्मनी का एकीकरण यह तो हो गया। अब इटली का एकीकरण है ना, इटली का एकीकरण। ठीक है, यह जर्मनी का एकीकरण पूरी हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित है, यानी बंटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में, जो 19वीं सदी था यानी 1900 से 1800 से 1900, इसके बाद जो था इटली 7 राज्यों में विभक्त था, बंटा हुआ था। 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्धों के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिटमांट के राजा यानी शासक विक्टर एमुनियल द्वितीय पर आ गई थी। जो 1831 से 1848 ईस्वी था, वहाँ पर क्रांतिकारी विद्रोह जो थे वहाँ पर असफलता मिलती रही युद्धों के जरिए। अब युद्ध ही सिर्फ बचे थे उसका जरिए। जो इटली का एकीकरण था उसके लिए सिर्फ युद्ध ही बचे थे। अब तो वहाँ के प्रेसा के जो प्रेसा कर रहे हैं सार्डिनिया पिटमांट के राजा थे। ठीक है, जो विक्टर एमुनियल द्वितीय थी, इन पर जिम्मेदारी आ गई थी कि मैं अब जर्मनी का इटली का एकीकरण करूँगा। ठीक है, तो इन्होंने इटली का एकीकरण करने के लिए इतालवी राज्यों जो जितने भी इटली के राज्य थे उन सभी को जोड़ने का प्रयास किया। तो इनके जो मंत्री थे काबूर, ठीक है, काबूर, इनको बार बार पूछा जाता है, इनका मंत्री थे काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का इनके भी मंत्री ने इसका आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया इसे भी देख लेते हैं। फ्रांस से सार्डिनिया पिटमांट की एक चतुर कूटनीति संधि जिसके पीछे काबूल का हाथ था से एक संधि से सार्डिनिया पिटमांट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ठीक है, जो उनके मंत्री काबू थे इन्होंने फ्रांस को अपना बना लिया। ठीक है, फ्रांस को कहा तुम न कुछ बोलना, हम इसको एक बना देंगे, जो इटली था इसको एकीकृत कर देंगे। ठीक है, फ्रांस को चुप करा दिया और सभी से युद्ध लड़कर एकीकृत कर दिया। और इसके पीछे जो था उसका किसका हाथ था? तो जो सार्डिनिया पिटमांट के राजा विक्टर एमुनुएल की जो मंत्री थी जिसका नाम था काबूर, इसी का हाथ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हराने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। जो वहाँ के किसान थे स्पेनी शासकों को उसको हरा दिया। ठीक है, जो 2 सिसिलियों के राजधानी वहाँ पर स्पेन के शासक थे, स्पेन के राजा आकर रह रहे थे, उसको पर गुलाम बना रहे हुए थे। लेकिन वहाँ के जो किसान थे उन्होंने सार्डिनिया पिटमांट के राजा को साथ दिया। ठीक है, समर्थन दिया उनको। और 1861 में एमुनियल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया सबको एकीकृत कर दिया 1861 में। ठीक है, फिर इसको बाद इनको राजा बना दिया गया। आगे देखते हैं। वो आपका इसमें तीसरा टॉपिक आ जाता है ब्रिटेन की अजीब दस्ताना। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, टॉपिक है, नया टॉपिक है ब्रिटेन का अजीब दस्ताना, यानी ब्रिटेन की संधि कैसे हुई, ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ, यह भी देख लेते हैं। ठीक है, ब्रिटेन यानी ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं थे। इसमें कोई क्रांति वांति कुछ नहीं हुई थी। इसे ही कहते हैं इंग्लैंड की क्रांति, यानी गौरवमयी क्रांति, महान क्रांति, शांति क्रांति। ये इसमें कोई क्रांति नहीं हुआ था, एकीकृत अपने आप हुआ था। ये भी कैसे, यह भी देख लेते हैं। 18वीं सदी से पहले यानी 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं, यानी 18वीं सदी से पहले ब्रिटानी राष्ट्र कोई था ही नहीं। ब्रिटानी
द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय एथनिक थी, ठीक है, निर्जातीय थी। इन सभी समजातीय समूहों की अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं भी थीं, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्रों की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। जब इन्होंने व्यापार में सभी तरह से लाभ हुआ और इनके पास धन दौलत और अहमियत और इनकी पहचान भी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो जितने भी आसपास के जितने भी द्वीप समूह थे, इन पर अपना प्रभुत्व कायम किया और राजा बन गए, ठीक है, वहाँ पर अपना प्रभुत्व कायम किया, ठीक है। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद में 1888 ईस्वी, ठीक है, 1888 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी, ठीक है, जो था। एक लंबे टकराव और संघर्षों के बाद आंग्ल संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र था, जो वहाँ के राजा थे, उनसे अपनी ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। जो दबाव से इन्होंने इसका गठन किया था, यानी स्कॉटलैंड को हरा दिया और इसको दबाकर दोनों में मिल गए थे, और इस संधि को कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन भी हो गया। अब आगे देखते हैं आयरलैंड। यह भी इसी में एक टॉपिक है, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड का संधि यानी एकीकरण, आयरलैंड कैसे बना, वह देश कैसे हुआ, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आयरलैंड वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। जो दो धर्म थे, यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इन दोनों धर्मों में आयरलैंड बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट जो धर्म था, उनको मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। जो वहाँ पर कम थे उनको हटा दिया गया, कुचल दिया गया, और कैथोलिक को वहाँ पर प्रभुत्व बना दिया गया, उनको ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। अब क्या हुआ, 1801 में आयरलैंड की बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटानी राज्य का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रसार किया गया था, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, जो 1801 में था, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल भी कर लिया गया। इनको मारपीट कर अपने देश में शामिल कर लिया, और फिर नए राष्ट्रीय ब्रिटानी राज्य का निर्माण किया गया है, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रसार किया गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे है राष्ट्र की दृश्य कल्पना, ठीक है, यह आपका 5वां टॉपिक है, ओके। आपका 5वां टॉपिक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना, ठीक है, इसे भी पढ़ लेते हैं, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ सभी। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्ति करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र की मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए किस नारी के रूप में चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप से प्रदान करने का प्रयास किया गया था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी, ठीक है। वहाँ पर जो नारी थी उसको छवि को, यानी उसके चित्र को बनाकर राष्ट्र का रूपक था, यानी इस देश को प्रदर्शित किया जाता था। जैसे इस समय भारत है तो इसका नारी की छवि है भारत माता, ठीक है। इसी प्रकार यूरोपीय देशों में भी ऐसा ही होता था। वहाँ पर क्या था ये भी देख लेते हैं, ठीक है। फ्रांस में अब देखते हैं। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। जो वहाँ का नाम मारियान था वह सबसे फेवरेट नाम थी फ्रांस में, इसलिए अपने देश के प्रदर्शित करने के लिए एक मारियान नामक नारी को रूपक बना दिया गया, जो असल ज़िंदगी में कोई था ही नहीं, ठीक है।
मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बन गई थी। जो जर्मनी देश था वहाँ पर जर्मेनिया, यह तो आसान है, और फ्रांस में मारियान, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, रूपक किसे कहते हैं? जब किसी अमूर्त विचार से लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्र मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। ठीक है, इसी प्रकार रूपक भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यह है द फॉलन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया, जूलियस सबरन। ठीक है, यह जर्मेनिया है, यानी जर्मनी देश है, जो फॉलन जर्मेनिया है। ठीक है, ये जो है मारियान है। ठीक है, नहीं जर्मेनिया। ठीक है, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। ठीक है, ये जर्मेनिया राइन नदी पर पहरा दे रही है। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद और ठीक है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद आपका लास्ट टॉपिक है, शायद लास्ट ही है आपका। ठीक है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, या इसके बाद सबका चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र ही था। 1871 के बाद, ठीक है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। जो भूगोल था उसके अनुसार भी भिन्नता थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियाँ भी रहती थी। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव यानी सवाल के नाम से पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जो बाल्कन यह क्षेत्र था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में ही था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल से निकलकर, जो उसकी चंगुल थी उससे निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। ऑटोमन साम्राज्य से जितने भी राज्य थे उन सभी ने ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था उससे निकल के एक अपने अपने राष्ट्र की बनाने की घोषणा करने लगे। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु बाद में विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। वो भी कभी स्वतंत्र थे, लेकिन बाद में विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन बना लिया, गुलाम बना लिया। ठीक है, इतिहास का प्रयोग करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो था उसे और अपने यानी हथियाने का उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। जो बाल्कन क्षेत्र था वहाँ पर एक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी लड़ाई होने लगी। सभी एक दूसरे देश से लड़ने लगे। इससे और ईर्ष्या बढ़ने लगी। साथ में जाति बनावट भी अलग थी, भौगोलिक दिशा भी अलग थी। इस प्रकार बाल्कन क्षेत्र प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा रहा। इसके बाद देखते हैं। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी को हर ताकत बाल्कन क्षेत्र पर यानी बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे एक इलाके में कई युद्ध हुए। ठीक है, इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, बाद में प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। ठीक है, युद्ध शुरू हो गया। ओके, आगे क्या है आगे भी देख लेते हैं। जो बाल्कन क्षेत्र था वहीं से प्रथम विश्व युद्ध का शुरू हुआ, आरंभ हुआ बाल्कन क्षेत्र से ही। तो यह है कुछ भारत और साथ में यह सभी यूरोपीय। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका, यूरोप है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
यहाँ पर लिखा है संक्षेप में लिखें, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है उन सभी को मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये घंटे हो चुके हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होगी। आपको शुरू से एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ। ठीक है, यह देखिए घटना एवं प्रक्रिया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये सब परत हैं, सभी को याद कर लीजिए। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं है, छूटा होगा तो बता दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ओके, यूरोप में राष्ट्र का निर्माण। ओके, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में इस सभी जितने भी क्वेश्चन आंसर इसको अगले वीडियो में देख लेंगे। ओके, परियोजना कार्य। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है 5 इसमें है, 5 इसमें है, 10 क्वेश्चन है। इन सबको हम अगले वीडियो में करा देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।